Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो हे गाइस, दिस इज़ योर विजय हेयर। और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अगेन हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है क्लास 12th की पॉलिटिकल हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6 है। इस चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती है उनके रोल्स के बारे में जानेंगे, उनकी भूमिका के बारे में जानेंगे। तो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर यूएन से रिलेटेड पढ़ेंगे, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड पढ़ेंगे। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम ये भी जानेंगे कि भारत के अंदर इसकी क्या भागीदारी है, और सुरक्षा परिषद जिसे हम सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, समय के साथ साथ उसमें क्या बदलाव की जरूरत है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि सिक्योरिटी काउंसिल होता क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो के अंदर। आप ये पूरे चैप्टर का मेन पार्ट है। एंड देन यूएन के साथ साथ ऐसे और कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अहम रोल निभा रहे हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इस पूरे चैप्टर का रिव्यू देखते हैं और देखते हैं कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्यों। तो जैसे कि आप सभी को पता है संयुक्त राष्ट्रीय संघ, यानी कि अगर संयुक्त राष्ट्रीय संघ, एक क्वेश्चन यही आता है दिमाग के अंदर कि वाई डू वी नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए ही क्यों, है ना। क्योंकि देश में वैसे भी कोई ना कोई डिस्प्यूट करने के लिए अगर हम देखते हैं तो यूएन आज की डेट में यूएसए एक ऐसी कंट्री है, जो कंट्रियां इसके साथ है दोस्तों, वो उसके साथ उसे बहुत फायदा होगा, और जो यूएसए के खिलाफ है तो उसे बहुत नुकसान होगा। क्यों? एट प्रेजेंट टाइम आपने देख लिया होगा ईरान के अटैक के बारे में। ओके, तो हमें दोस्तों जानना है कि वाई डू वी नीड ऑफ इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की हमें ज़रूरत होती क्यों है, तो हम समझते हैं। तो यूएन आज की दुनिया में, आज एट प्रेजेंट टाइम पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन जो है दोस्तों, वो होप देता है ह्यूमैनिटीज़ की, पीस एंड प्रोग्रेस की, यानी कि शांति, प्रगति और मानवता। पूरे देश के अंदर गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, उनका ये कहना था कि अगर एक आंख के बदले इंसान दूसरी आंख मांगने लग जाएगा तो उसका कहने का मतलब यही होगा कि देश अंधा हो जाएगा और पूरा यूनिवर्स अंधा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यूएन ऐसा काम करता है जो पूरी कंट्री के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर ह्यूमैनिटी, पीस एंड प्रोग्रेस की बात करता है। सो दैट इज वाई यू कैन से दैट वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जैसे घर के अंदर कोई मुखिया होता है जो दोनों व्यक्तियों के बीच में हो रही लड़ाई को सॉल्व करने की कोशिश करता है, सेम टू सेम दोस्तों घर के अंदर ये एक मुखिया है जो घर के होने वाले डिस्प्यूट को, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के होने वाले डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करता है। सो दैट इज वाई यू कैन से दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एस्पेक्ट। ओके, तो अब जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, मतलब क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट होते नहीं है, जनरल सेक्रेटरी थे जिनका नाम डेग हेम मार स्टॉक, कुछ अगर मैं नाम लेने में दिक्कत ले रहा हूँ तो सॉरी चाहूँगा, लेकिन उनका स्टेटमेंट दोस्तों यही था कि सही मायने में जो यूएन है, यानी कि यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए एकजुट रास्ते नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे नर्क से बचाने के लिए बनाया गया है। मतलब मानवता यानी कि इंसान को हम लोग स्वर्ग तक तो लेके नहीं जा सकते, हम लोग इसको हेवन तक लेके तो नहीं जा सकते, लेकिन दोस्तों हम इसको हेल में जाने से भी रोक सकते हैं, यानी कि नर्क में जाने से हम इसे रोक सकते हैं। ओके, तो अगेन अब थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बता दिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हर चीज़ का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन शांति की समस्या को कर सकता है हल वो, यानी कि विश्व शांति को बनाने के लिए यूएन हमारी पूरी मदद कर सकता है। विश्व शांति बनाने के लिए हमें भाई दोस्तों यूएन ज़रूरत होती है। अगर आपको पता हो, हमारे कश्मीर जो मसला था, जो कश्मीर हमारा पाकिस्तान और वर्सेस क्या कहते हैं इंडिया के बीच में चल रहा था कश्मीर का मुद्दा, तो 1945 के अंदर हमारा डिस्प्यूट यूएन के अंदर ही गया था और उसने ही हमारी कंट्री के अंदर शांति बहाल करने की कोशिश करी थी।
बहुत से दोस्तों वैश्विक मुद्दे हैं, ग्लोबल आप बोल सकते हैं क्या कहते हैं ग्लोबल इश्यूज हैं जिनके लिए यूएन अपने तत्पर तैयार है। जैसे राइट्स की बात कर लेते हैं, या किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री का काफ़ी लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वर्ल्ड पे यूएन मदद कर सकता है। तो इसीलिए यूएन ने क्या कर रखा है, यूएन ने दोस्तों राष्ट्रीय राज्य बनाने के प्रयास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया, और उनका मेन बस यही काम है कि सारे के सारे लोग क्या कहते हैं यूएन को अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करें, और यूएन एक विकसित देश ऐसे ही बन पाएगा। तो यूएन ऐसे ही क्या कहते हैं विकसित साम्राज्य बना पाएगा अपना, और यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस पे लोगों की मदद कर पाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। तो अब जानते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ या हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों, और विश्व की महान शक्तियाँ आपस में लड़ रही थी। और जब विश्व की महान शक्तियाँ आपस में लड़ रही थी तो उस समय पे यूएन की ज़रूरत पड़ी। यूएन का बदलता नाम, अगर हम बोले यूएन बदलता हुआ नाम है, लेकिन इससे पहले यूएन का नाम था लीग ऑफ नेशन। याद रखना, लीग ऑफ नेशन इसका नाम था, बाद में इसका नाम यूएन पड़ा। तो लीग ऑफ नेशन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बनाया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कैसे बना दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इसका एक चार्टर पास हुआ था। इसका एक चार्टर कब पास हुआ था, यूएन ने एक चार्टर पास करा था 26 जून 1945 में, 74 साल पहले आज से। लेकिन ये फोर्स में कब आया, ये फोर्स में आया 24 अक्टूबर 1945 में। आज से 74 साल पहले ये फोर्स में आया था, और इस तरीके से इसका हेडक्वार्टर बनाया गया न्यूयॉर्क के अंदर। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इतनी सारी आप देख सकते हैं। मेंबरशिप, कितने लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है, 193 कंट्री दोस्तों ऐसी है जो इसकी मेंबरशिप लेके बैठी हुई है। तो क्या इंडिया इसके अंदर था दोस्तों? यस, इंडिया इसके अंदर 30 अक्टूबर 1945 के अंदर आ चुका था। और इस तरीके से 1945 में इस चार्टर को साइन करने के लिए 59 कंट्रियां बनी थी। 59 कंट्री के अंदर इतिहास रचा गया, और इन लोगों ने साझेदारी दिखाई, और भारत भी उनमें से एक था। देन फाइनली धीरे धीरे डेवलप होता चला गया, और 100 और एट प्रेजेंट टाइम 193 कंट्री दोस्तों इसकी मेंबर बनी हुई है। तो ये जनरल सेक्रेटरी हैं दोस्तों जिस समय पे बने थे। ट्रेगिव ली करके नॉर्वे के एक बंदे हैं, ये पहले जनरल सेक्रेटरी, फिर ये दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें। तो नौवे एट प्रेजेंट टाइम 9 जनरल सेक्रेटरी जो थे आप समझ सकते हैं बान की मून थे। अब हमारे एंटोनियो गुटरस बन गए हैं। एंटोनियो गुटरस 1 जनवरी 2017 के अंदर आए थे। तो आपको समझने की दोस्तों ज़रूरत ये है कि एंटोनियो गुटरस है कौन। दोस्तों पुर्तगाल के उस क्या कहते हैं प्रधानमंत्री थे शुरुआती समय में, और उसके बाद 2005 से लेकर 2015 तक ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ के, ये एक यूएन का एक पार्ट है, उसके ये हेड भी बने रहे थे। देन फाइनली दोस्तों इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। अब इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों सारे के सारे लोग यूएन के अंदर मिले हुए हैं, तो यूएन को पूरे लेवल पे पूरी कंट्री की मदद करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए यूएन ने एक जनरल असेंबली बनाई हुई थी 1945 के अंदर। ये यूएन का एक अहम पार्ट है दोस्तों, क्योंकि यही एक ऐसी जनरल असेंबली है जहां पर 193 कंट्री आती है, और दोस्तों किसी प्रकार का फैसला लेती है। जैसे किसी भी कंट्री के किस कंट्री को निकालना है यूएन से, यूएन की सदस्यता से, या किस कंट्री को यूएन की सदस्यता अपनानी चाहिए, ये सब दोस्तों इनका काम होता है। जो आम सभा, जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है ना दोस्तों, पार्लियामेंट जैसे हमारी किसी भी कंट्री की पार्लियामेंट होती है जो फैसला लेती है, ऐसी पूरे वर्ल्ड की पार्लियामेंट दोस्तों जनरल असेंबली है, सामान्य सभा, जहाँ पर सारी कंट्री के सबसे बड़े लीडर जो होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, ये सब जनरल असेंबली के अंदर बैठते हैं। और ये भी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर। पेपर के माध्यम से दोस्तों आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी एक यूएन का पार्ट है, और दोस्तों इसका भी हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेन, जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, जैसे 543 अगर किसी लोकसभा के अंदर सदस्य हैं और वो किसी बिल पे साइन करते हैं, तो लास्ट में साइन करने के लिए, मंजूरी के लिए आप देखते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इनको ध्यान से पढ़ते हैं, या लास्ट में साइन होने के लिए प्रिंसिपल्स प्रेसिडेंट के पास जाती है ये बिल। ऐसे ही दोस्तों जिस समय कोई भी बहस जनरल असेंबली के अंदर होती है, तो वो सारे के सारे मुद्दे दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाते हैं, जिसे हम सुरक्षा परिषद बोलते हैं।
सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 नॉन परमानेंट होते हैं और यहाँ 15 टोटल सदस्य होते हैं। 5 दोस्तों स्थायी सदस्य एट प्रेजेंट टाइम पे हैं और 10 गैर स्थायी, जैसे टेम्परेरी बोलते हैं। अच्छा, 5 परमानेंट सदस्य कौन से हैं उसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है एफ रेस। एफ रेस मतलब एफ से आप बोल सकते हैं फ्रांस यानी कि फ्रेंच, आर से आप बोल सकते हैं रशिया यानी कि रूस, ए से आप बोल सकते हैं अमेरिका यानी कि अमेरिका यूएसए, सी से आप बोल सकते हैं चाइना और ई से आप बोल सकते हैं इंग्लैंड। तो ये 5 सदस्य देश हैं दोस्तों। कोई भी बड़े से बड़ा फैसला लेने के लिए इन 5 सुपर पावर कंट्री से हमें मदद लेनी ही पड़ती है। अगर इसमें से किसी भी एक सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने मना कर दिया कि भाई इस देश की हम मदद नहीं करेंगे, इस देश की सुरक्षा के रखरखाव हम नहीं करेंगे, तो दोस्तों वो नहीं होगा। आपको याद होगा कि यूएन ने पहली बार फोर्सफुली बोला था, इसकी स्थापना तो 1945 के अंदर हो गई थी, लेकिन 1990 के अंदर जब गल्फ वॉर हुआ था तो यूएन ने पहली बार बोल दिया था कि भाई हमें पूरी तरीके से कुवैत को बचाना है। तो कुवैत को बचाने के लिए इन सिक्योरिटी काउंसिल्स की कंट्री ने ही मदद करी थी, समझ रहे हैं। उसमें जो उस समय पे 10 टेम्परेरी मेंबर होंगे उन्होंने साथ दिया और 5 जो परमानेंट मेंबर थे उन्होंने साथ दिया। तो इस तरीके से सुरक्षा परिषद बनती है। ओके, तो इसका एक और पार्ट है, इसके काफ़ी पार्ट है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, जिसे आर्थिक और सामाजिक परिषद बोला जाता है। इसकी भी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी और इसका भी दोस्तों जो हेडक्वार्टर है वो आपको अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि न्यूयॉर्क के अंदर। इनके प्रेसिडेंट होते हैं दोस्तों। अब किस कंट्री के अंदर इसको कितनी कंट्री के सदस्य इसकी सदस्यता लेंगे, इसकी भी बहस आम सभा के अंदर, सामान्य सभा के अंदर होती है, क्योंकि ये यहाँ पे संवाद होते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, सामाजिक और पर्यावरण मुद्दे को लेकर। इसके अंदर अभी 54 देश इसके अंदर शामिल है। आम सभा के द्वारा ही इन 54 देशों को चुना गया था, जो किसी भी देश के लिए फैसला लेती है, ये ज़रूरी था। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले भी हमने पढ़ लिया इसके बारे में। 1 नवंबर 1994 के अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ट्रस्टीशिप काउंसिल बोला जाता है। ये 1 नवंबर 1994 में बनाया गया था। एंड देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये दोस्तों इसका थोड़ा सा अलग पार्ट है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट तो 1945 के अंदर हुई थी, लेकिन इसका जो लोकेशन है ना वो नीदरलैंड के अंदर है, यानी कि हेग एक स्टेट है नीदरलैंड के अंदर, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। इसमें जो जज बनाए जाते हैं वो 9 साल के लिए चुने जाते हैं। टोटल जज होते हैं 15। तो ये क्यों ज़रूरी है दोस्तों इसके बारे में जानना आपके लिए? इसके बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है इसलिए कि मान लीजिए कि एक कंट्री और दूसरी कंट्री की आपस में लड़ाई हो रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये ए कंट्री और ये बी कंट्री है, और यहाँ पे जिस भी कंट्री को अक्यूज्ड माना जाता है तो उस कंट्री को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पे आना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल डिस्प्यूट के लिए ये एजेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय देने की कोशिश करती है, चाहे वो छोटी कंट्री हो बड़ी कंट्री हो। ये इसीलिए होती है, जैसे हर कंट्री के अंदर कोर्ट होता है ना, वैसे इंटरनेशनल लेवल पर भी एक कोर्ट होता है, जिसमें टोटल सदस्य जो होते हैं 15 होते हैं, और ये जो बंदे होते हैं 9 साल के लिए चुने जाते हैं। किसी एक देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने राज्य में रहने वाले सभी लोगों को सेटिस्फाई जिस तरीके से नहीं कर सकते हैं, वैसे ही दोस्तों यूएन इतनी सारी कंट्री को हैंडल नहीं कर सकता। इसी वजह से इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, जिनमें से हम स्टडी करेंगे सबसे पहले WHO के बारे में, जिसे आप हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 में हुई थी दोस्तों। एट प्रेजेंट टाइम इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है, ये याद रखिएगा। एंड देन इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो भी हैं, और ये हमेशा तय करने की कोशिश यही करता है कि पूरी कंट्री के अंदर जो स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, सुविधाओं से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक यूएन का ही पार्ट है। दूसरा एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे आप UNDP बोलते हैं दोस्तों। याद होगा UNDP से हम बहुत सारे आंकड़े निकालते हैं अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि UNDP का मेन काम होता है कोई देश डेवलप है या डेवलप नहीं है, उसका काम होता है UNDP को बताना। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क में है, और इसका भी एट प्रेजेंट टाइम पे कोई हेड है, तो ये यूएन की एजेंसी ही है। दूसरा बात करते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन।
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन 15 मार्च 2006 के दिन बनाया गया था। इसका दोस्तों मेन मकसद ये भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, इसके भी हमारे प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, हेड है एट प्रेजेंट टाइम यहाँ के। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से अगर किसी कंट्री के व्यक्ति को उसके अधिकार छीन लिए जा रहे हैं या उसे सही तरीके से देने की कोशिश नहीं की जा रही है, तो आप याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो इसकी पूरी तरीके से निंदा करता है और उस व्यक्ति को पूरी तरीके से अधिकार दिलाने की कोशिश करता है। देन दूसरा है यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, जिससे आप शॉर्ट में UNHRCR बोलते हैं दोस्तों। और आपको याद होगा UN के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कभी इसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हुआ करते थे। इनका मेन काम क्या होता है दोस्तों? इनका मेन काम होता है पूरी तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग जो होता है, इनका मेन काम होता है, इसकी स्थापना आप देख सकते हैं 14 दिसंबर 1950 के दिन हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। ये हाई कमीशन है फॉर रिफ्यूजीज के लिए, मतलब अगर किसी कंट्री का रिफ्यूजी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी कारणवश चला जाता है दोस्तों, तो उसके लिए क्या कहते हैं, क्या किया जाता है, उसके लिए क्या पॉलिसीज होगी, उसको कैसे रखा जाएगा, वो सब ये तय करने की कोशिश करता है। देन यूनिसेफ की बात करेंगे। यूनिसेफ का मतलब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यानी कि इसे संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष बोलते हैं। 11 दिसंबर 1946 के दिन इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, दोस्तों इसकी भी जो हेडक्वार्टर है वो USA के अंदर है और ये पूरी तरीके से फंड देने की कोशिश करता है, पूरी तरीके से जो चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए, उसके लिए। यूनिसेफ दोस्तों, यूनिसेफ आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनेस्को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। 4 नवंबर 1946 के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी और उसके बाद इसका भी हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है, इसके भी डायरेक्टर जनरल हैं। तो UN की स्थापना करने का मेन उद्देश्य इन सारी ब्रांचेस से यही होता है कि सभी राज्यों के बीच में जो संघर्ष हो रहे हैं उनको ख़त्म करना, कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उनको ख़त्म करना और सभी को सुविधाएं मुहैया कराना। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर सामाजिक, आर्थिक, इन सब के विकास के सुधार के लिए फोकस करना। अब क्योंकि समय बदला है, समय बदलने के साथ साथ आपको अच्छी तरीके से पता है हर चीज़ में सुधार की ज़रूरत होती है। तो सुधार के लिए हमें बदलते परिवेश में ज़रूरत होती है कि UN के जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भी बदलती परिस्थितियों की वजह से वैश्विक संस्थाओं के अंदर भी कहीं ना कहीं सुधार की आवाज़ उठाई गई है। तो सुधार की आवाज़ उठाने के लिए बहुत से लोग सहमत हैं कि इसमें कुछ सुधार होने चाहिए। सो बेसिकली UN के अंदर 2 तरीके के रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत मानी गई है, जिसमें से नंबर 1 उसका रिफॉर्म माना जाता है संगठन की संरचना और प्रक्रिया में सुधार की जाए। जैसे कि इतने टाइम पीरियड से संगठन एक ही संरचनाओं पे चल रहा है, तो उस पर फोकस करी जाएगी, उसके बनावट पे फोकस की जाएगी, उसकी प्रक्रियाओं में फोकस किया जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लगभग सभी देश इस पर सहमत है कि हाँ भाई इन पे फोकस किया जाना चाहिए। दूसरा, उन मुद्दों पर ही फोकस किया जाना चाहिए जिस पे संगठन का क्षेत्र अधिकार है। ऐसा नहीं है कि UN कहीं पे भी किसी भी कंट्री में कुछ भी हो रहा है तो बस चलो, मान लो उनका कोई पॉलिटिकल इशू चल रहा है किसी कंट्री का, तो उसके पॉलिटिकल इशू में भी पहले UN बोल दिया करता था, लेकिन अब UN की भी सीमाएं होनी चाहिए कि UN इन चीज़ों के ऊपर ही फोकस करेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट था, यानी कि 2 रिफॉर्म्स होने ज़रूरी थे। तो इसीलिए अब संरचना में सुधार की अगर बात की जाए तो जैसे कि हमने बोला है कि 10 जो होते हैं वो टेम्परेरी मेंबर होते हैं, 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि जनरल असेंबली के अंदर अगर 193 कंट्री कोई फैसला लेती है, कोई डिसीजन लेती है, कोई डिसीजन अगर लेती है, दोस्तों डिसाइड करती है ये फैसला, लेकिन अगर ये 5 कंट्रियां नहीं मानती है तो आप यकीन नहीं मानेंगे उनकी कुछ भी नहीं पहुंच होगी। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल जो UN का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, उसके गैर स्थायी सदस्य और स्थायी सदस्य इनमें बढ़ाने की मांग की जानी चाहिए। तो इसीलिए पूरी तरीके से इस पर फोकस किया गया था और अभी तक इस पर कोई बात नहीं हुई है कि सदस्यता को कैसे बढ़ाया जाएगा या क्या किया जा सकता है। तो समकालीन विश्व की राजनीति में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है
और ये हमेशा रहेगा कि उसकी संरचना में हमेशा क्वेश्चन उठते रहे हैं कि क्या यूएन इस पे काम करेगा या नहीं करेगा। दूसरा दोस्तों, ये काम हमेशा रहता है कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के देशों के भी सदस्यता को बढ़ाया जाए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि इनको फोकस करना है कि किन किन चीज़ों पे फोकस करना है इन लोगों को, यूएन के लोगों को, तो इसी वजह से इन लोगों ने क्या करा कि इनका जो एक सालाना बजट होता है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अमेरिका ही इन्फ्लुएंस करती है। तो ऐसी प्रक्रिया भी बदलनी चाहिए कि अमेरिका ही सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं अपनी जो डिमांड होती है वो क्यों रखती है एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर। और कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो उनकी न्याय अधिकार क्षेत्र में आने चाहिए, क्योंकि जब तक यूएन है वो अपने न्याय अधिकार के क्षेत्र में किसी भी देश की शांति और सुरक्षा को बना तो रखता है लेकिन उसको खतरा भी पहुंचा सकता है। तो इसी वजह से विश्व के अंदर मानवता और विकास की भलाई के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको शांति और सुरक्षा के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। स्वास्थ्य है, उसके बाद शिक्षा है, पर्यावरण है, जनसंख्या पे कंट्रोल करना है, मानव अधिकार की रक्षा करना है, सामाजिक न्याय देना है, ऐसे नाजुक मुद्दों पे यूएन को अपना फैसला लेना चाहिए, यूएन को इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अस्तित्व में आया था, तो उस समय पे तो आपको पता है यूएसएसआर भी था। तो इस सच्चाई से भूला नहीं जा सकता है कि शीत युद्ध के बाद कहीं ना कहीं दुनिया बदली है और शीत युद्ध में यूएसएसआर का पतन हुआ था और यूएसएसआर एक ऐसी कंट्री थी जो यूएसए को चैलेंज करने वाली कंट्रियों में से एक थी। लेकिन दोस्तों फिर जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो सिर्फ यूएसए ही स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बनी जो सही मायने में यूएन को अपनी पावर से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। यूएसएसआर के पतन के बाद रशिया बना था और इसी वजह से रशिया और सोवियत संघ का रिलेशन, यानी कि रशिया और अमेरिका का रिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो सोवियत संघ के उत्तराधिकारी जो रूस बने थे, अमेरिका और रूस के बीच में काफ़ी संबंध देखने को मिले हैं। चीन भी है, एक बढ़ती अर्थव्यवस्था में आ रहा है, भारत भी जो है बढ़ती अर्थव्यवस्था में आ रहा है। तो क्या इसको भी तरक्की के लिहाज से देखा जा सकता है? क्या इनको यूएन सदस्य बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है ना? तो इन चीज़ों पे ही फोकस किया गया था और बाद में अनेक देश जो है अर्थव्यवस्था, एशियाई देश जो है अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हमेशा क्या कहते हैं बोलते रहते हैं और उसके साथ साथ जिस तरीके से इसका डेवलपमेंट हो रहा है उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि नए सदस्य देश भी जुड़े थे इसमें। जैसे यूएन से बहुत सारी कंट्रियां बिखर गई थी और बिखरने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारी नई कंट्रियां आई थी, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम हम देख सकते हैं कि 193 कंट्रियां इसके अंदर बनी हुई हैं। और जिस तरीके से नए देश जुड़ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, उस तरीके से विश्व के अंदर दोस्तों और बड़ी चुनौतियां होती जा रही है। कौन सी चुनौतियां होती जा रही है? जैसे मैसेकेयर हो रहा है, जिनोसाइड हो रहा है, गृह युद्ध हो रहे हैं, जातीय संघर्ष, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है जो हमने श्रीलंका के अंदर देखा था, टेररिज्म, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो, जिस तरीके से महामारी फैल रही है वो, और जिसे जो परमाणु हथियार है उसका कोई मिसयूज़ कर सकता है ना? तो पर्यावरण खराब हो रहा है। इन सभी चीज़ों पे क्या कहते हैं यूएन को फोकस करना चाहिए। इसीलिए यूएन ने डिसीजन लिया। जिस तरीके से प्रक्रिया और ढांचे में सुधार करने की कोशिश करी गई थी तो उसकी शुरुआत 1992 से स्टार्ट हो गई थी। 1992 के अंदर ऐसा कहा गया है कि ठीक है, अब जो यूएन है ना वो किसी भी समकालीन विश्व के अंदर, समकालीन राजनीति के अंदर जो किसी भी देश की पॉलिटिशियंस होती है ना उस पर अपना फैसला देने की कोशिश नहीं करेगी। दूसरा, ऐसा बोला जाता है कि अगर कुछ भी डिसीजन होता था तो हमेशा वेस्टर्न वैल्यूज़ को लेके, यानी कि पश्चिमी देश यानी कि यूएसए, इसकी वैल्यू को देखकर ही कोई फैसला लिया जाता था, तो जो पूरी तरीके से गलत है। तो चंद देशों का दबदबा यूएन के अंदर है तो उसके लिए भी उस पर सुधार किया जाना चाहिए। और दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर पर्यावरण के मुद्दे के लिए पूरी तरीके से जो सुरक्षा परिषद है उसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा साथ में नहीं रहता है, तो इसीलिए इसके ऊपर सुधार किया जाएगा। देन 1992 के अंदर ये सारी बातें हुई थी। फिर 1999 आया था और 1999 में ये बोला गया था सुरक्षा परिषद जो है अपने सदस्यता के बारे में भी सोचेगा। क्यों? क्योंकि 1997 के बाद आपको सभी को पता है कि 5 परमानेंट सदस्य हैं और 10 टेम्पररी सदस्य हैं। तो इन सदस्यों के बारे में कहीं ना कहीं अब यूएन को भी सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए जो जनरल सेक्रेटरी थे, कॉफ़ी अनन करके उनका नाम था, पहले महासचिव भी बने हुए थे वो, उन्होंने फैसला किया।
उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, सुरक्षा परिषद के स्थायी या अस्थायी सदस्य जो होंगे उनमें ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और इस तरीके से क्या कहते हैं वो आने वाले समय में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है। उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए, उसकी मिलिट्री जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से जनसंख्या के माध्यम में काफ़ी आगे हो, उसके बाद उसका बजट कहीं ना कहीं यूएन के अंदर काफ़ी योगदान वाला साबित हो सके, उनकी कंट्री के अंदर लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान होना चाहिए। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो यूएन का मेंबर बन सकता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस पर बहस हुई है। और फिर दूसरा पार्ट दोस्तों जो है इसका वो यही है कि अब इसको 1997 के अंदर बात तो हुई थी इसकी, लेकिन उसके बाद इनको यूएन को बने हुए 2005 के अंदर 60 साल हो गए थे और 60 साल पूरी होने के बाद इन सभी लोगों ने एक मीटिंग करी। इन 60 साल पूरे होने के बाद वीटो पावर के ऊपर फोकस किया गया और कहा गया कि ठीक है, अब हमें क्या कहते हैं कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। उन 2005 के बाद हम गंभीर कदम उठाए गए, जैसे शांति भवन आयोग की स्थापना करी गई और कहा गया कि ये कमीशन बनाया जाएगा। देन उसके बाद जिन जिन कंट्री ने क्या कहते हैं अपने राष्ट्रीय मानवाधिकार के ऊपर फोकस नहीं करा है तो 2006 के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार बनाए जाएंगे। हम सभी कंट्री को क्या कहते हैं नागरिक के ऊपर होने वाले अत्याचार को ख़त्म करना पड़ेगा, अपनी अपनी कंट्री के अंदर मानवाधिकार आयोग की स्थापना करनी पड़ेगी और साथ साथ आतंकवाद की हमें निंदा भी करनी पड़ेगी और लोकतंत्र के लिए स्पेशल हमें फंड क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे पेचीदा मामले हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इन सभी चीज़ों के ऊपर यूएन काम कर रहा है अपने क्षेत्र अधिकार को लेके। अगर यूएन का पार्ट पढ़ रहे हैं, यूएन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें भारत का भी पक्ष रखना ज़रूरी है। तो भारत का दोस्तों ये मानना है कि भारत ये मानता है अपने राय के अंदर कि सही मायने में जो यूएन है वो वर्तमान दुनिया के लिए प्रासंगिक है, यानी कि रेलेवेंट है, क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे के अंदर बदलाव के मसले के ऊपर कुछ बात तो दी है, लेकिन भारत का ये मानना है कि जिस तरीके से विश्व बहुत तेज़ी से बदल रहा है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत होना ज़रूरी है। यानी कि भारत ने पूरी तरीके से यूएन के होने का समर्थन किया है। इवन भारत का ये मानना है कि यूएन के होने की वजह से ही विश्व के अंदर विकास और सहयोग की भावना बढ़ सकती है। यानी कि ये यूएन जो है पूरी तरीके से ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो अपने एजेंडे के ऊपर काम करेगा, यानी कि जो भी उनका एजेंडा होगा वो सही मायने में वो विकास कर सकते हैं। यानी कि इंडिविजुअल एक कंट्री कोई विकास नहीं करेगी। इंटरनेशनल लेवल पर अगर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है तो हमें पूरी तरीके से यूएन का समर्थन करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि कोल्ड वॉर के टाइम पे भी यूएन ने पूरी तरीके से इंडिया ने पूरी तरीके से यूएन की पॉलिसीज़ को पूरी तरीके से फॉलो किया था। लेकिन जिस तरीके से भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ है तो भारत की एक बहुत बड़ी चिंता यही रहती है कि सुरक्षा परिषद की संरचना के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव किए जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा परिषद की संख्या स्थिर है और जो आम सभा थी, यानी कि जो पूरी तरीके से आपने देखा होगा जनरल असेंबली जो थी उनके अंदर तो क्या कहते हैं बदलाव हुए थे, तो क्यों ना इसके अंदर ही बदलाव हो। यानी कि सुरक्षा परिषद को लेकर उनकी संरचना के बदलाव को लेकर भारत ने भी अपनी मांग उठाई है। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिस तरीके से यूएन है, जब उसकी आम सदस्यता का विस्तार हो रहा है तो सुरक्षा परिषद के सदस्यता का विस्तार भी होना चाहिए। तो इसीलिए भारत का ये मानना था कि विकासशील देश भी इसमें शामिल हो। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है देशों की, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, तो यूएन का दायित्व बढ़ गया है कि वो और बड़ी मात्रा में लोगों को हेल्प करे, है ना, विश्व लेवल पर विश्व की बिरादरी के अंदर जो डेवलपिंग कंट्री है उनको भी मौका दे। दोस्तों एक बात तो ध्यान रखने वाली ये ज़रूर है कि 1965 तक जो यूएन था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 सदस्य देश थे, लेकिन 1965 के बाद इसमें 15 सदस्य हो गए थे, जिसमें से आपने देख लिया कि 5 स्थायी सदस्य थे और 10 गैर स्थायी सदस्य थे। लेकिन 1965 तक दोस्तों ये सिर्फ 11 थी।
तो इसीलिए भारत ने इसमें पक्ष रखा। भारत ने कहा कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता बढ़नी चाहिए और उसके बाद चाहे वो अस्थायी सदस्य हो या स्थायी सदस्य हो, दोनों की संख्या में बढ़ोतरी हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर सुरक्षा परिषद की जो गतिविधियां हैं दोस्तों, उनका दायरा बड़ा है। इसकी वजह से विकासशील देशों का भी होना इसके अंदर ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों आश्चर्य की बात नहीं है कि खुद भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अपनी स्थायी सदस्यता की कामना की है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है भारत के पक्ष में ये सारे तर्क हो सकते हैं। कैसे? भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत के पूरी तरीके से भारत अपने लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। आज के दिनों में कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं लेकिन फिर भी कोई नहीं। दूसरा, विश्व की आबादी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि विश्व की आबादी का 1.5% कुल जनसंख्या हमारे भारत के अंदर ही रहता है। तो इसीलिए हम उनको सभी तरीके की जो चीज़ें मुहैया होती है वो चीज़ हम उन्हें देने की कोशिश करते हैं। और इवन शांति पुरस्कार जो शांति निर्माण मिशन था उसके लिए भी यूएन का साथ देने के लिए भारत ने काफ़ी अच्छा एक्टिव रोल निभाया है। और उसके साथ साथ भारत ने भी अपना कुछ ना कुछ परसेंट यूएन के कोष के अंदर नियमित रूप से देने की कोशिश करी है। तो ये सारे चीज़ें हैं। भारत एक विकासशील देश भी है जो भारत को पूरी तरीके से इसके अंदर डालने की कोशिश करती है। यूएन के अंदर जो स्थायी परिषद है, जो परमानेंट मेंबर है, वो पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें हो सकती है। दोस्तों आपको बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ये कमेंट करना है, आपको बताना है कि क्या भारत कभी यूएन के सदस्य का जो सदस्यता ले पाएगा इस बिहाफ पे या नहीं। अपनी राय अपने कमेंट में ज़रूर डालिएगा। ओके, तो इस तरीके से ऐसा बोला जाता है कि भाई ये तो भारत की राय थी, लेकिन सही मायने में पूरा विश्व एक ध्रुवीय ही हो रखा है और यूएन भी इसकी वजह से इसको टाल नहीं सकता है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचा या प्रक्रिया की बात की जाए तो उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई यूएन के अंदर यूएस का बहुत गंदी तरीके से ग्रेट इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ग्रेट इन्फ्लुएंस दोस्तों हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि पूरा विश्व एक ध्रुवीय है और सिर्फ अमेरिका ही एकमात्र शक्ति बचा हुआ है, सुपर पावर बचा हुआ है जो यूएन की पॉलिसीज़ के साथ खेल सकता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बार यूएन की पॉलिसीज़ में अपना हस्तक्षेप करने की भी कोशिश करी है। तो यानी कि ये तो फैक्ट है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें भी अमेरिका अपनी धौंस जमा के रखता है। यानी कि यूएन अपनी ताकत की मदद से पूरे विश्व के अंदर एक महाशक्ति बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी किए बिना वो किसी भी देश को धूल चटा सकता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अमेरिका के लिए खास मंच भी है। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका भी तो यही है ना कि जो अमेरिका पूरी तरीके से उनका फिजिकल लोकेशन जो यूएन का है, यानी कि जो उनकी बिल्डिंग है दोस्तों, वो भी तो न्यूयॉर्क के अंदर ही स्थित है और मोस्टली जो लोग हैं दोस्तों अमेरिका के लोग ही इसके अंदर काम करते हैं। और इवन यूएसए ने सबसे ज़्यादा फंड दे रखा है यूएन को काम करने के लिए। तो रशिया और अब बोल सकते हैं उसके बाद रशिया है, फिर जापान है, लेकिन यूएसए ने सबसे ज़्यादा फंड दिया है, सबसे ज़्यादा कोष अमेरिका का है। और पूरी तरीके से यूएन की ब्यूरोक्रेसी, यानी कि यूएन के अंदर मोस्टली जो काम करने वाले लोग हैं वो मोस्टली सिटीजन्स वो अमेरिकन ही हैं, है ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो उसको वीटो पावर भी मिला हुआ है, इसलिए वो एकमात्र शक्ति है। और इसीलिए अगर यूएन यूएसए को ऊपर क्वेश्चन करती है, उसे हटा देती है, तो पूरी तरीके से यूएन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए बस यूएन का मेन काम क्या है दोस्तों? यूएन का मेन काम है बाकी दुनिया से अंतर्राष्ट्रीय मामलों की चर्चा करना और उसके साथ साथ इसका यही यूज रहता है कि वो दृष्टिकोण और नीतियों को संशोधित करता रहे और देशों की मदद करता रहे, है ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं, लेकिन अमेरिका को अगर कोई चैलेंज करने वाला है या कोई स्टेट चैलेंज करने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ यूएन ही एक ऐसा स्टेज है जहां पर क्या कहते हैं उसके खिलाफ कोई देश बोल सकता है या एकजुट हो सकता है ना। तो लेकिन अगर संयुक्त राष्ट्र संघ जो सही तो नहीं है कि वो यूएस की पॉलिसीज के लिए नज़रअंदाज करता रहता है, वो सब कारण आपने देख लिए। लेकिन दोस्तों 7 अरब जनसंख्या है हमारे देश की, हमारे पूरे ग्लोब की। तो दोस्तों उनको कहीं ना कहीं बेहतर सहायता देने के लिए यूएन जैसा सदस्य होना चाहिए और यूएन को हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि अगेन वही स्टेटमेंट सामने आती है
कि यूएन का मेन काम होता है स्वर्ग तक नहीं पहुंचाना, हेवन तक नहीं पहुंचाना, लेकिन नर्क में जाने से रोकना। ठीक है, तो दिस इज इट इन दिस चैप्टर और हमने पूरे एस्पेक्ट इसके पढ़े हुए हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।